हेलो नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे आज हम एंडोमेट्रियोसिस की बात करेंगे। गायनेकोलॉजी का टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन आता है इसमें से, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एंडोमेट्रियोसिस का मिल जाएगा। इसमें बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमाइसिस। दोनों एक ही बात है, थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए दोनों को एक साथ ही अपन पढ़ रहे हैं। हालांकि आपकी बुक में भी दोनों एक ही साथ मिलेंगे। जी हाँ, बात करते हैं। इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे किस हिसाब से करेंगे। पहले अपन एंडोमेट्रियोसिस की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में साइट्स ऑफ अकरेंस, कहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस होता है, किस जगह पे होता है, कहाँ पे एडिनोमाइसिस होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चले। एग्जामिनेशन की बात करें, किस प्रकार से उसका परीक्षण किया जाता है। डायग्नोसिस, इसके साथ अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह भी देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट्स वगैरह भी अपन इसके बाद देखेंगे। जी हाँ, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। हालांकि बता दें कि कहीं ना कहीं एक मॉडर्न का टॉपिक है, तो आप कोशिश किया करें कि थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने के प्रयास किया करें आप, है ना। जी हाँ, सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस, जिसको अपन बोलते हैं गर्भाशय अंतःकला अस्थानता है। गर्भाशय अंतःकला अस्थानता। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम। डेफिनेशन देख रहे हैं अपन। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इन साइट अदर देन यूटेराइन म्यूकोसा इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। मतलब जो यूटेराइन म्यूकोसा होती है, जो अपन बताते हैं कि जो यूट्रस है, यूट्रस की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको यूटेराइन म्यूकोसा बोलते हैं। वहाँ पे जो है वो जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम जो होती है उसकी प्रेजेंस होती है, उसकी उपस्थिति होती है। उसके अलावा अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा, यूट्राइन म्यूकोसा जो होती है स्लेस्मिक लेयर होती है, उसके अलावा कहीं भी अगर जो है फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम मिलती है तो वो जो है अपन उसको एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। जी हाँ, बात करते हैं किस प्रकार से एंडोमेट्रियोसिस का डायग्राम आप देख पा रहे हो। इसमें क्या हो रहा है कि ये एंडोमेट्रियम है, ये यूट्रस है, और इसके जो म्यूकोसा है, तो ये देखो तीर लगा के लिखा हुआ है कि एंडोमेट्रियम, तो ये है। तो ये तो ओरिजिनल बात हो गई। इसके अलावा जैसे यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, ये जगह जगह साइड्स पे जो दे रखा है, ये जो है ये एंडोमेट्रियोसिस है। इसके अलावा अपन देखेंगे ये जो दूसरी चीज़ है, अपन ने दिखाया था कि एडिनोमाइसिस भी अपन साथ में देखेंगे। ये एडिनोमाइसिस होता है। ये तस्वीर देखिए, एडिनोमाइसिस जो होती है वो जो मस्कुलर लेयर होती है ना, यूट्रस की जो मस्कुलर लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होती है। और ये जो होती है ये मस्कुलर लेयर में नहीं होती, इसके अलावा और कहीं भी होती है। तो मस्कुलर लेयर में होती है वो एडिनोमाइसिस होता है। ये थोड़े से जो कैरेक्टर चेंज कर देती है थोड़ी, उसके है ना, उसकी वजह से अपन एडिनोमाइसिस को थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। जी हाँ, इस डायग्राम को अपन एडिनोमाइसिस की जो तस्वीर है इसको फिर से देखेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल अपन आगे चलते हैं। कार्यकारी गर्भाशयिक अंतःकला का अपने स्वाभाविक स्थान से अतिरिक्त स्थान पर पाया जाना गर्भाशय अंतःकला अस्थानता है। हमने उसी बात को अपन ने हिंदी में देखा है कि कार्यकारी जो गर्भाशयिक अंतःकला, जो अपन ने कहा था, जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम जो होती है, जी हाँ, का अपने स्वाभाविक स्थान के अतिरिक्त स्थान पर पाया जाना। जी हाँ, फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम का क्या मतलब है कि कार्यकारी गर्भाशयिक अंतःकला से अपन क्या समझते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये देखना जरूरी है, फंक्शनिंग का मतलब ये है कि वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर रही है। मतलब ये हुआ कि एंडोमेट्रियम जहाँ कहीं भी है, जी हाँ, एंडोमेट्रियम जहाँ कहीं भी है, कहने का मतलब एंडोमेट्रियोसिस हुआ और एंडोमेट्रियम जो है यूटेराइन म्यूकोसा जो थी उसके अलावा कहीं और पे जो है अपने को देखने को मिल रही है। लेकिन वो वहाँ पे भी फंक्शनल है, कहने का मतलब उसमें प्रोलिफ्रेशंस वगैरह सब हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं साहब, मान लीजिए ये यूट्रस है, यहाँ पे यूट्रस है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम हो गई, और इधर जो है इधर फ्लोपियन ट्यूब, ये ओवरी आ गई, और यहाँ पे भी जो है अपने को एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए अपन बात करते हैं कि ये एंडोमेट्रियम है, तो इसमें किस प्रकार से अपने को परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि जैसे ही अपने जो प्रोलिफरेशन होता है, जब प्रोलिफ्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वगैरह के जो हार्मोनल प्रभाव से एंडोमेट्रियम में प्रोलिफ्रेशन होता है, तो जो हार्मोन्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, एक जगह से अपनी साइट पे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का इफेक्ट आता है इस एंडोमेट्रियम पे, वो चूंकि ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है,
तो वही जो ब्लड है वो इनसे टच होके भी निकलेगा। तो कहीं भी है, मान लो फ्लोपियन ट्यूब पे है, अदर देन मैं आपको बता दूं लंग्स पे भी मिल जाता है, यूरिनरी जो अपना ब्लडर होता है वहाँ भी मिलता है, रेक्टम में भी मिल जाता है ना, बहुत जगह पे जो अपने को एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है, अपन आगे देखेंगे। तो वहाँ पे भी ब्लड तो जा ही रहा है, ब्लड में जो हार्मोन भी जा रहा है, तो हार्मोन जो इफेक्ट कर रहा है, जो यहाँ पे इफेक्ट करेगा वही इफेक्ट वहाँ पे करेगा। कहने का मतलब उसमें भी प्रोलिफरेशन होगा, उसकी साइज इंक्रीज होगा, वहाँ से जो है वो ब्लीडिंग भी होगी, है ना। तो सारे काम होते हैं। तो इसको इसलिए इसको कहते हैं कि फंक्शनिंग, जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम है इस चीज़ को अपन बोलते हैं। जी हाँ, बात करते हैं आगे एडिनोमाइसिस। अपन थोड़ा सा देखते हैं कि दीज एक्टोपिक एंडोमेट्रियल, एक्टोपिक मतलब होता है कि अपनी जो बेसिक जो जगह होती है ना, जो अपनी स्वाभाविक जगह होती है जहाँ उसका होना चाहिए, उसके अलावा कहीं और पाया जाना, है ना, उसको एक्टोपिक बोलते हैं। एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यूज में बी फाउंड इन द मायोमेट्रियम, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्टोपिक जो वो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं, अपने कहा कि एक्टोपिक मतलब वो कहीं और मिली, अपने को ओवरी के पास मिली, फ्लोपियन ट्यूब के पास में मिली, तो वो जो है वो अगर अपने को मिले कहाँ, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, ठीक है। अंदर वाली जो अपन ने बात की एंडोमेट्रियम होती है, बीच वाली जो होती है वो मायोमेट्रियम होती है, जी हाँ, और जो बाहर वाली जो होती है वो अपने को पेरीमेट्रियम उसको अपन बोल देते हैं। जी हाँ, बात करेंगे अपने एंडोमेट्रियम की बात हो रही है और मायोमेट्रियम की बात हो रही है। तो अपन ने कहा कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये कहाँ मिले, एंडोमेट्रियम तो है ही है, उसके अलावा ये कहाँ मिले, मायोमेट्रियम लेयर में मिले। अपन ने देखा था कि मायोमेट्रियम लेयर जो थी उसमें जो अपने को एंडोमेट्रियोसिस मिल रहा था। तो उस केस को अपन क्या कहेंगे, उसको अपन एडिनोमाइसिस कहेंगे, या फिर इसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस इंटरना, कि जहाँ पे वो है उसी के अंदर की साइड जो है अपने को एंडोमेट्रियोसिस मिल जाएगा। जी हाँ, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एडिनोमाइसिस बोल रहे हैं। जी हाँ, देखते हैं गर्भाशय अंतःकला, जब गर्भाशय की मांसपेशी स्तर में प्रविष्ट हो जाती है उसे अंतः अस्थानता कहते हैं। जी हाँ, आगे चलते हैं। साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, अभी अपन जो है एडिनोमाइसिस को अपन यहीं पे रोक रहे हैं, एडिनोमाइसिस अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन एंडोमेट्रियोसिस पूरा देख लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले कितनी प्रकार की होती है, कहाँ हो सकती है एंडोमेट्रियोसिस। साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस देख रहे हैं, एक तो एब्डोमिनल है, दूसरा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, और तीसरा जो है वो रिमोट है। जी हाँ, इसको उदरीय बोलते हैं, उदर में होता है, और ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, कहने का मतलब एब्डोमेन के अलावा कहीं और, ठीक है, बाह्य उदरीय, जनरली पेल्विक से रिलेट करते हैं इसको, पेल्विक कैविटी से। जी हाँ, रिमोट की बात करते हैं तो अपन रिमोट शब्द जो इस्तेमाल होता है वो दूर की चीज़ों के लिए होता है, जनरली रिमोट का प्रयोग दूर की चीज़ों को ऑन ऑफ करने में लेते हैं, तो इसलिए रिमोट मतलब दूरस्थ हो गया, दूर की चीज़ हो गया। इससे अपन लंग्स को ले लेते हैं, है ना, तो जो अवे फ्रॉम पेल्विक गर्डल को यहाँ पे लेके चलते हैं, तो उससे जो दूर है वहाँ पे। अब्डोमिनल की बात अपन करते हैं, अब्डोमिनल ओदरीय की बात अपन सबसे पहले इसको डिटेल में देखते हैं। इट इज़ यूजुअली कन्फाइंड टू द अब्डोमिनल स्ट्रक्चर बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। जी हाँ, इसको अपन कहाँ से, अम्बिलिकस जो होता है उससे नीचे जो अब्डोमिनल स्ट्रक्चर है उसको अपन इसके अंदर कंसीडर करते हैं। जी हाँ, बात करते हैं ओवरी को अपन ने ले लिया, इसके अंदर डिम ग्रंथि जिसको अपन बोलते हैं, अम्बिलिकस से नीचे की जो एरिया जाता है वो आ जाएगा इस पर। जी हाँ, पाउच ऑफ डगलस अपन ने ले लिया। पाउच ऑफ डगलस की सिचुएशन कहाँ होती है हम बता दें आपको, जो यूट्रस होती है और जो रेक्टम होती है इसके बीच में पेरिटोनियम लेयर से बना हुआ पाउच होता है ना, पेरिटोनियम लेयर से बना हुआ पाउच होता है, इसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। ये काफ़ी इसका वो काम आता है, जनरली इसका मैं बता दूं इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन पाउच ऑफ डगलस का जनरली जो फाइनल लास्ट स्टेज में किडनी डिजीज़ में जो डायलिसिस होती है ना, तो उसमें पेरिटोनियम का पाउच बना देते हैं, तो उस जगह पे जो है डायलिसिस हो जाती है, जब एकदम लास्ट स्टेज आती है उस समय पाउच ऑफ डगलस का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, गर्भाशय त्रिक स्नायु, है ना, तो दिख नहीं रहा होगा, गर्भाशय त्रिक स्नायु, तो गर्भाशय यूट्रो के लिए सेक्रल त्रिक हो गया, सेक्रम होती है। जी हाँ, स्नायु लिगामेंट को बोलते हैं। तो ये आप हो सके जहाँ तक यूट्रोसेक्रल लिगामेंट याद कीजिएगा, ये बता दिया मैंने। वैसे ब्रॉड लिगामेंट, पृथु स्नायु जिसको बोलते हैं ना, ब्रॉड लिगामेंट, जी हाँ, ये वो जगह है जो अब्डोमिनल जो एंडोमेट्रियोसिस है
वहाँ पे जो एंडोमेट्रियोसिस एब्डोमिनल एरिया में होती है, तो इन जगह पे जो होती है वो एब्डोमिनल एरियाज में आएगी, है ना। ओवरी, पाउच ऑफ डगलस, है ना, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ये सब तो ये याद कर लीजिएगा। हालांकि एक दो जगह और मिल जाएंगे आपको। अपन यहाँ पे जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है उनको लेके चल रहे हैं। जी हाँ, आगे अपन चलते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल अपन ने देखा था बाह्य उदरीय, है ना, अदर देन एब्डोमेन। जी हाँ, देखते हैं हिस्टेक्टोमी स्केयर। मतलब हिस्टेक्टोमी किसको बोलते हैं? हिस्टेक्टोमी बोलते हैं रिमूवल ऑफ यूट्रस, है ना। हिस्टेक्टोमी सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देते हैं यूट्रस को, किसी भी कारण से हो सकता है, अपन आगे देखेंगे। हो सकता है ये एक कभी कभी टमर हो जाता है ना, सिस्ट बन जाता है यूट्रस के अंदर, तो हो सकता है लेडी ओल्ड एज की हो थोड़ी और उनकी फैमिली जो कंप्लीट हो गई हो, तो उस केस में यूट्रस रिमूव कर देते हैं, ज़्यादा आसान होता है। और एंडोमेट्रियोसिस के केस में भी हिस्टेक्टोमी देखने को मिलती है। तो हिस्टेक्टोमी स्केयर मतलब उसको हटा दिया है, वहाँ पे जो घाव बन गया है उस घाव में जो है एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। तो कितने भी स्केयर होते हैं, सिजेरियन सेक्शन स्केयर, मतलब कहीं कोई सिजेरियन डिलीवरी हुई हो तो उस प्रकार के स्केयर हो गए। ट्यूबेक्टोमी, मायोमेक्टोमी स्केयर, तो इस प्रकार की बातें हैं जो जहाँ पे भी जो स्केयर है, कोई घाव बन जाता है, ऑपरेटिव घाव होता है। एपिसियोटोमी स्केयर, एपिसियोटोमी किसको बोलते हैं? एपिसियोटोमी बोलते हैं कभी कभी, जैसे मान लो जनरली फर्स्ट डिलीवरी होती है, जब इनकेस फर्स्ट डिलीवरी में ज़्यादा देखने को मिलता है, उस समय क्या होता है, जब जो वेजाइना होती है उसका जो कैनाल होता है, वेजाइनल कैनाल जो होता है थोड़ा नेरो होता है, संकीर्ण होता है, सकरा होता है ना। तो उस केस में क्या होता है कि जो हेड है, फिटस का हेड है, वो उसमें थोड़ा डिलीवरी को इजी बनाने के लिए, है ना, थोड़ी जल्दी करवाने के लिए, तो उसमें एक कट लगा दिया जाता है पेरिनियम पे। जो वेजाइना होती है इसके नीचे पेरिनियम रहता है ना, तो पेरिनियम के ऊपर कट लगाया जाता है, तो उस कट को बोलते हैं एपिसियोटोमी। जी हाँ, तो वहाँ पे स्केयर हो जाता है, तो वहाँ पे भी अपने को देखने को मिलता है एंडोमेट्रियोसिस। जी हाँ, वेजाइना और सर्विस के जो वॉल्स हैं उनमें भी अपने को एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल जाता है। ये जो जितने भी चीज़ें आई हैं ये अपने किस में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल केस में आ गई हैं। जी हाँ, बात करते हैं अपन आगे, सिम्टम्स की बात करेंगे। जी हाँ, रिमोट एरियाज की बात नहीं की है अपन ने अभी, तो रिमोट अपन लास्ट में बता देंगे। रिमोट एरियाज लंग्स वगैरह और उनका कोई वो इतना है नहीं, वो बता देंगे लास्ट में। जी हाँ, अभी दो की बात की है, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अबाउट 25% ऑफ पेशेंट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस हैव नो सिम्टम्स। जनरली कोई सिम्टम्स शो नहीं करेंगे, तो ये कोई खास बात नहीं है। अपन आगे देखते हैं इसके सिम्टम्स जो है यहाँ से शुरू हो रहे हैं। डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया क्रिस्ट्रार्थो, ये बार बार नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है, आगे डिसमेनोरिया डायरेक्ट लिखा जाएगा, इसका पता होना चाहिए, है ना। जी हाँ, डिसमेनोरिया की बात करते हैं, क्रिस्ट्रार्थो को बोलते हैं। मतलब मेंसेस में अगर पेन हो रहा हो तो उसको डिसमेनोरिया, ये दो प्रकार से होता है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। डिसमेनोरिया दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, है ना, और दूसरा होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया, है ना। जी हाँ, एक होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया होता है। जो प्राइमरी डिसमेनोरिया होता है, प्राइमरी डिसमेनोरिया में क्या होता है कि जो नेचुरल अपना जो पेन होता है, जो थाई पेन हो जाता है, कोई नोजिया वगैरह होना, है ना, जी मिचलाना, वोमिटिंग वगैरह, है ना, ऐसा, और ये थोड़ी देर के लिए रहता है और मेंसेस जैसे ख़त्म हुई पेन ख़त्म हो जाता है, और जस्ट मेंसेस आने वाली होती है तभी शुरू होता है ना। और जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया होता है वो जो है वो बहुत पहले शुरू हो जाता है, 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट होता है, और नोजिया वोमिटिंग ज़्यादा उसमें रहता है और लेट तक चलता है, बाद में भी काफ़ी लेट तक चलता है। इसको सेकेंडरी डिसमेनोरिया बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा, जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया होता है वो ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। जी हाँ, आगे अपन चलते हैं डिस्प्रेन्यूरिया। जी हाँ, डिस्प्रेन्यूरिया इसको बोलते हैं, जो मेथ्यून क्रिस्था को बोलते हैं डिस्प्रेन्यूरिया। जी हाँ, ये इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एंडोमेट्रियोसिस ऑफ रेक्टोवेजाइनल सेप्टम और पाउच ऑफ डगलस। जी हाँ, अपन ने बात की थी पहले, अब्डोमिनल जो एंडोमेट्रियोसिस थी साइट, वहाँ पे बात की थी कि साहब जो पाउच ऑफ डगलस होता है वहाँ पे भी अपने को एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। जो डिस्प्रेन्यूरिया है कि मेथ्यून क्रिस्था की बात जहाँ पे हो रही है, तो ये उस केस में होती है जब कहाँ पे रहेगा, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम होता है, जो रेक्टम और वेजाइना को जो है वो सेपरेट करता है। जी हाँ, या फिर अपन कहें
पाउच ऑफ डगलस, है ना, जो इन दोनों के बीच में रहता है। तो पाउच ऑफ डगलस जो है वो वेजाइना और जो रेक्टम है उसके बीच में जो रहता है, तो या तो इस पे है या फिर रेक्टोवेजाइनल सेप्टम पे है। तो इस केस में जो है पेन होगा किसमें, मैथ्यून के समय जो है पेन रहेगा। जी हाँ, तो ये भी एक सिम्टम है। बंधित्व की बात करते हैं, इनफर्टिलिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अबाउट 40 to 50% पेशेंट्स विद एंडोमेट्रियोसिस सफ़र फ्रॉम इनफर्टिलिटी। जी हाँ, जो एंडोमेट्रियोसिस है इनफर्टिलिटी का काफ़ी मेन कारण होता है ना। तो इसलिए किसी किसी में जैसे मान लो एंडोमेट्रियोसिस एक थोड़ा अपन कहें कि अगर पारिवारिक रूप से देखा जाए तो उसमें भी थोड़ा ट्रांसफ़र होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी को हो जाता है तो उसको यही सलाह दी जाती है कि आप जल्द से जल्द अपनी फैमिली कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी में आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार हो जाता है। जी हाँ, आगे अपन इनफर्टिलिटी एक सिम्टम है, अगर इनफर्टिलिटी किसी लेडीज़ में आती है तो उसकी एंडोमेट्रियोसिस देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, असामान्य मासिक स्राव, अबनॉर्मल मेंसेज अगर किसी को हो रहे हैं तो वो भी हो सकता है इसके पीछे कारण रहे। क्रोनिक पेल्विक पेन, जीर्ण श्रोणी वेदना, है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ पेन हो रहा हो पेल्विक कैविटी, पेल्विक एरिया में। जी हाँ, आगे अपन चलते हैं। एब्डोमिनल पेन, जी हाँ, बिल्कुल अपन ने देखा था एब्डोमिनल साइट्स भी थी कुछ, वहाँ पे अगर हो तो एब्डोमिनल पेन भी मिलेगा। दूसरे कुछ सिम्टम्स और हैं कि मूत्राशयगत लक्षण, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड लक्षण कौन कौन से हैं, तो उसमें हो सकता है जो यूरिनरी ब्लैडर हुआ, यूरेटर हुआ, वहाँ पे अपने को क्या मिले, एंडोमेट्रियोसिस मिले, तो उसमें कुछ किस प्रकार के लक्षण वो बताए जा रहे हैं। बार बार मूत्र त्याग की प्रवृत्ति हो रही है तो उस केस में अपने को यूरेटर और या फिर जो है यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे अपने को मिल सकता है एंडोमेट्रियोसिस। हेमेटूरिया, इसलिए बताया गया हेमेटूरिया क्या होता है कि मूत्र में रक्त का उपस्थित होना, हेमेटूरिया बोला जाता है। इस प्रकार की सिचुएशन अगर आती है तो उसमें भी अपने को एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। इसके बाद अपन बात करेंगे मलाशयगत लक्षण की बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ऑन सिग्मोइड कोलन और रेक्टम। जी हाँ, सिग्मोइड कोलन जो होता है वो जस्ट पहला भाग होता है, मतलब जिससे रेक्टम से पहले का पार्ट होता है, रेक्टम तो लास्ट का पार्ट होता है, उससे पहले कोलन का लास्ट पार्ट। जी हाँ, सिग्मोइड कोलन। बार बार मलत्याग की प्रवृत्ति होती है जिसको अपन डायरिया बोल सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद पीड़ा युक्त मलत्याग जिसको डिस्चेजिया बोलते हैं। ये जो टर्म है पहले अपन ने देखा हेमेटूरिया कि मूत्र में रक्त का आना हेमेटूरिया कहा जाता है। इस प्रकार के वर्डिंग, मेरा मानना है कि जो भी जितने मैक्सिमम वर्ड अगर कवर हो सकें साइंटिफिक वर्ड, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे अपने लिए। तो डिस्चेजिया बोलते हैं पीड़ा युक्त मलत्याग को। आगे से जो भी अपने वीडियोज आएंगे उसमें डिस्चेजिया मिलेगा, ये नहीं बताया जाएगा पहले। रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग समझ रहे हैं अपन कि ब्लड का आना साथ में। जी हाँ, स्टूल के साथ ब्लड का आना। एग्जामिनेशन की बात करेंगे, परीक्षण की बात अपन करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है और दूसरा जो होता है वो होता है पेल्विक एग्जामिनेशन। जी हाँ, श्रोणीय परीक्षण जिसको काफ़ी जगह पे देखने को मिल जाएगा आपको, बायो मैनुअल एग्जामिनेशन भी नाम देखने को मिलेगा। जो पेल्विक एग्जामिनेशन होते हैं उसी को बायो मैनुअल एग्जामिनेशन बोलते हैं। जी हाँ, आगे अपन चलते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का मैंने इतना बताया नहीं है। इसमें क्या है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में नॉर्मली पालपेट करके देखा जाता है, हाथ लगा के थोड़ा बहुत उभार मिल सकता है ना, तो इस प्रकार की बातें मिलती है। एब्डोमिनल में कुछ खास नहीं है। पेल्विक की अगर अपन जहाँ तक बात करें, पेल्विक की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें योनि स्पर्श वेदना अगर हो रही हो तो इस प्रकार की गतिविधि। पाउच ऑफ डगलस में अगर नोड्यूल की उपस्थिति मिलती है, नोडुलर प्रेजेंस या फिर नोडुलर फील इन पाउच ऑफ डगलस। जी हाँ, इसके बाद यूट्रोसेकुलर लिगामेंट में नोड्यूल की उपस्थिति। जी हाँ, अपन ने बात की थी गर्भाशय त्रिक स्नायु की बात की थी पहले, तो उसमें अगर अपने को नोड्यूल मिलता है तो इस प्रकार की स्थिति में। जी हाँ, फिक्स्ड रिट्रोवर्टेड यूट्रस, ये क्या चीज़ होती है फिक्स्ड रिट्रोवर्टेड यूट्रस? उसमें क्या है, यूट्रस उठ जाती है, जो अपनी पोजीशन होती है नॉर्मल उससे चेंज हो जाती है। दिखाएंगे अभी आपको। यूनिलेटरल और बाइलेटरल एडनेक्सल मास ऑफ वेरिंग साइज, इसमें क्या होता है कि गर्भाशय के दोनों तरफ या मास का मिलना, मतलब किसी टमर या फिर ऐसी कुछ चीज़ का मिलना, एंडोमेट्रियोसिस का मिलना। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफ मिलना और बाइलेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ मिलना, है ना, इस प्रकार की बात है। आगे अपन देख रहे हैं, ये जो है
ये नॉर्मल यूट्रस की ये पोजीशन रहती है ना, थोड़ी और फ्लैट मान लीजिए। ये जो है ये रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, मतलब कहीं ना कहीं यूट्रस जो है वो स्ट्रेट हो गई। जी हाँ, तो इस केस में जो है अपने को मैथ्यून क्रिस्टा भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, और तो वो सीधा लक्षण हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस जो होती है वो कारण होती है इसके एंडोमेट्रियोसिस के पीछे कारण होती है। जी हाँ, आगे बात करेंगे अपन डायग्नोसिस की, निदान की बात करेंगे, किस प्रकार से डायग्नोस करें अपन। प्रोग्रेसिवली इंक्रीज सेकेंडरी डिसमेनोरिया, मैंने पहले बताया था आपको कि दो प्रकार के डिसमेनोरिया होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। तो जो सेकेंडरी जो होते हैं वो जनरली इसमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखाते हैं। प्राइमरी तो नॉर्मल देखा जाए तो सभी में मिल सकता है अपने को, लेकिन जो सेकेंडरी है वो अगर प्रोग्रेसिवली, कहने का मतलब ज़्यादा पेन हो रहा हो, मतलब सेकेंडरी जो डिसमेनोरिया की जो सिचुएशन होती है वो मेंसेस से बहुत दिन, 3-4 दिन पहले भी देखने को मिल जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो उसमें कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। डिस्प्रेयूनिया, इनफर्टिलिटी, डिस्प्रेयूनिया अपन ने देखा था कि मैथ्यून क्रिस्टा बोलते हैं इसको। जी हाँ, इनफर्टिलिटी अगर आ रही हो तो ये निदान है इसके। एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीरम मार्कर CA-125। जी हाँ, ये क्या होता है, ये वहाँ से जो ब्लड लिया जाता है, ब्लड के अंदर इसकी उपस्थिति वो जो है वो ये दिखाती है। इन मॉडरेट एलिवेशन ऑफ सीरम CA-125 इज नोटिस्ड इन पेशेंट विद सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। तो ये जनरली जो है वो सीरम मार्कर CA-125 जो है ये सीवियर एंडोमेट्रियोसिस को देखने में ज़्यादा काम आती है। इससे भी ज़्यादा बेटर ये काम आती है, रीअकरेंस में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और रीअकरेंस मतलब होता है कि दोबारा हो जाना। मान लीजिए एंडोमेट्रियोसिस से कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा पार्ट हो गया तो वापस जो है वो हो जाती है, ये दोबारा, जिसको अपन बोलते हैं पुनरावर्ती, दोबारा हो जाना रोग का, है ना। तो रीअकरेंस हो जाती है, तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है सीरम मार्कर CA-125। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर एंडोमेट्रियोसिस एज इट इज़ सिग्निफिकेंटली रेज्ड इन एपिथेलियल ओवेरियन कार्सिनोमा। जी हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस में ये अपने को रेज्ड मिले, इसकी अमाउंट उठी हुई मिले, ये अपने को मिल सकती है एपिथेलियल ओवेरियन कार्सिनोमा। ओवेरियन कार्सिनोमा, ओवरी की कैंसर, उस केस में भी अपने को ये मिल सकती है। तो ये 100% इसके लिए टेस्ट नहीं है। जी हाँ, आगे बात करेंगे अपन MCP, मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन, कीमोअट्रैक्टेंट भी नाम देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं आपको। कीमोटैक्टिक सही है, मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन लेवल इज इंक्रीज्ड इन द पेरिटोनियल फ्लूइड ऑफ वुमेन विद एंडोमेट्रियोसिस। अगर वहाँ का अपन पेरिटोनियल फ्लूइड लेते हैं इस प्रकार की किसी पेशेंट का, तो उसमें अपने को MCP मिल सकती है बढ़ी हुई। जी हाँ, आगे अपन बात करेंगे TVS, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का मतलब ये होता है कि वेजाइना जो होती है उसके कैनाल के थ्रू सोनोग्राफी ली जाती है, वो जो है वो हेल्पफुल होती है इसमें। कैन डिटेक्ट ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस, वो जो है ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस होती है उसको डिटेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड आर फाउंड बेटर फॉर रेक्टोसिग्मोइड एंडोमेट्रियोसिस। इसके अलावा जो एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड अपन करवाएं तो कहीं ना कहीं जो है रेक्टोसिग्मोइड जो है एंडोमेट्रियोसिस को अपन अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर पाएंगे, डायग्नोस कर पाएंगे। रेक्टोसिग्मोइड अपन ने बात की थी सिग्मोइड कोलन की, और जो रेक्टम की बात की थी, है ना। तो उसमें जो एंडोमेट्रियोसिस है वो यहाँ से अपन पता कर सकते हैं। इसके अलावा MRI की बात अपन करेंगे। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो MRI भी हेल्पफुल होती है। CT स्कैन भी होती है। कहीं कहीं आपको अल्ट्रासोनोग्राफी देखने को मिलेगी, तो अल्ट्रासोनोग्राफी इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली। बाकी आप लिख सकते हो अल्ट्रासोनोग्राफी भाई ज़्यादा कारगर नहीं है, बाकी करवाने को तो करवा सकते हो। लेप्रोस्कोपी की बात अपन देखेंगे। लेप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ये नाम आपको बहुत अच्छा नाम है, गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि लेप्रोस्कोपी जो है वो निश्चित रूप से बता देगी आपको कि एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं, या फिर कहाँ पर है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है निश्चितता को शो करती है ना। तो जी हाँ, लेप्रोस्कोपी जो दूरबीन ऑपरेशन जो करते हैं ना दूरबीन से, उसको दिखा देते हैं आपको। ये जो है लेप्रोस्कोपी है, इस प्रकार से इसमें
दूरबीन एक एक तरीके से जो है वो बहुत ही छोटी जगह चाहिए ऑपरेट करने के लिए। एक साइड से जो है ये लाइट डाली जाती है, फिर दूरबीन जिससे अपन देख सकें आराम से, और दूसरी साइड से अपने जो है इंस्ट्रूमेंट डालते हैं जिससे अपने को ट्रीट करना, ऑपरेट करना है। जी हाँ, आगे अपन चलेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सापेक्ष निदान, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है अगर आप पैथोलॉजी की बात करें। जी हाँ, हो सकता है आप करके आ गए होंगे। बिल्कुल, अपन पैथोलॉजी में देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस को मतलब ऐसे होता है जैसे मान लीजिए कोई एक अक्स रोग है और एक वाई रोग है, ये दोनों रोगों में काफ़ी समानता हो, इनको डिफरेंट करना, इनमें जो अंतर है उसको पता लगाना कि ये वाला रोग है या नहीं है, तो उसको अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं। जी हाँ, सापेक्ष निदान हिंदी में अगर बोले तो। जी हाँ, बात करें अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कौन कौन से रोगों के साथ इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन, जीर्ण श्रोणि शोथ। बात करें अपन अगर पेल्विक रीजन में इन्फेक्शन हो गया हो, काफ़ी पेन वगैरह सब होंगे, इसकी तरह ही समान होगा, इन्फेक्शन होगा नो डाउट, पेन वगैरह सब कुछ होगा, तो अपन कंफ्यूज रहेंगे कि रोग कौन सा है। जी हाँ, तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जरूरत पड़ेगी। ओवेरियन टमर या फिर सिस्ट, तो ओवेरियन सिस्ट के अंदर भी पेन होता है और उसमें ओवरी जो है स्वेलिंग वगैरह भी देखने को मिलती है, इसमें भी सेम केस देखने को मिलता है। डिस्टर्ब्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में भी स्टार्टिंग में जो है वो पता नहीं चल पाता है कि एंडोमेट्रियोसिस है या फिर प्रेगनेंसी है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी वही बोलते हैं, गर्भाशय बाह्य गर्भता, गर्भाशय के अलावा बाहर कहीं गर्भ का इम्प्लांट हो जाना, है ना, रोपण हो जाना भ्रूण का कहीं और। जी हाँ, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो वो भी जो है कहीं ना कहीं इसके लिए डिफरेंशियल। एपेंडिसाइटिस होता है, एपेंडिसाइटिस एक नाम होता है, आइटिस कहीं पे भी लगा हुआ हो ना, तो इसमें मान के चलिएगा कुछ भी आइटिस लिखा हो, लगा हुआ हो, उसमें सीधा मतलब आइटिस का इन्फ्लामेशन से है। इन्फ्लामेशन, अच्छा, इन्फ्लामेशन क्या होता है, अगर छोटी शब्द में देखें तो पेनफुल, पेन होगा इसके अंदर, और क्या है ये, स्वेलिंग है। जिसके लास्ट में भी आइटिस देखने को मिले आपको, तो इसमें जो है पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अगर नॉर्मल इडेमा की बात करें अपन, इडेमा की बात करें अपन, तो इसमें जो है ये वाला नाम नहीं मिलेगा, ये वाला एजिट रहेगा। कहने का मतलब स्वेलिंग मिलेगी इडेमा के अंदर, नॉर्मल स्वेलिंग, और इन्फ्लामेशन जो होता है उसमें पेनफुल स्वेलिंग, पेन होगा स्वेलिंग के साथ, वो इन्फ्लामेशन है। तो आइटिस अगर लगा हुआ है तो उसमें पेन हो रहा है और स्वेलिंग आ रखी है। तो कहने का मतलब अपन ने बात की थी, अपेंडिसाइटिस अपन देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो अपेंडिक्स है उसमें पेन हो रहा है और इन्फ्लामेट होगी, तो अपन कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें, क्योंकि इन्फ्लामेशन आएगा और पालपेट करके देखा जाता है कि कहीं कोई मांस बन रही है क्या अंदर, है ना, तो वो पालपेट के अपने को ऐसे लगेगा, हो सकता है ये एंडोमेट्रियोसिस हो। तो ये जो ये कंफ्यूज करती हैं उस डिजीज़ के साथ, सीधा अगर हम बात करें तो। आगे अपन चलते हैं, कॉम्प्लिकेशन, उपद्रव, कि ये जो भी रोग है, ये एंडोमेट्रियोसिस की बात अपन कर रहे हैं, जो अपनी खुद के जो समस्याएं हो रही हैं वो तो हो ही रही है, उसके अलावा और क्या क्या उपद्रव क्रिएट कर रही है। इनफर्टिलिटी, बिल्कुल अपन ने देखा है कि इनफर्टिलिटी हो रही है इसकी वजह से। एंडोक्राइनोपैथी, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसमें क्या होता है, अंतःस्रावी विकार, हार्मोनल रहती है। अपन देखते हैं कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो कहीं ना कहीं हार्मोन पे डिपेंड करती है, उसका बढ़ना कम होना सारा का सारा हार्मोन पे ही डिपेंड करता है। हार्मोन की वजह से इसमें उतार चढ़ाव आते हैं एंडोमेट्रियम में। तो बिल्कुल ये जो है अंतःस्रावी जो अपना जो पूरा चक्र चलता है उसको काफ़ी डिस्टर्ब करती है। जी हाँ, रेप्चर ऑफ चॉकलेट सिस्ट, ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट उपस्थित होता है, ब्राउन कलर की गांठें बन जाती हैं, तो वो रेप्चर हो जाती है इसकी वजह से, ऑपरेट करते समय हो जाता है बहुत बार, तो उसमें क्या होता है, इनमें इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं इसकी वजह से, तो ये भी एक प्रकार से इसका कॉम्प्लिकेशन है, उपद्रव है। इसके बाद अपन बात करें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंत्र अवरोध, तो इसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अपन समझ रहे हैं तो उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन, मूत्र अवरोध, अपन ने थोड़ी देर पहले मूत्राशयगत लक्षण देखे थे, उनमें अपन ने देखा था कि कठिनाई से मूत्र का आना, है ना, तो इस प्रकार की बातें अपने को देखने को मिलती हैं। या फिर पेनफुल अपन ने मूत्र की बात की थी। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे चलते हैं, चिकित्सा। तो ये जो चिकित्सा का जो चैप्टर है, इसको अपन जो है
अभी जो है काफ़ी लेंदी हो जाता है फिर टॉपिक। तो अभी किसी ने अनुरोध किया था कि जो चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो में या फिर एक ही पार्ट में कंप्लीट किया जाए, तो ये थोड़े लेंदी चैप्टर्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब प्रयास किए जाएंगे कि ज़्यादा बड़े पार्ट ना करते हुए एक या दो पार्ट है ना, तो इसके जो है ये अगले भाग में चिकित्सा का पूरा खत्म हो जाएगा है ना। और इसके बाद जो है चिकित्सा के साथ साथ एडिनोमाइसिस भी अपन उसी में देख लेंगे। अभी अगर वो देखेंगे तो काफ़ी लेंदी पड़ जाता है, तो समस्या हो जाएगी, इतना लंबा चल नहीं पाएगा। जी हाँ बिल्कुल। बाकी आप देखते रहिएगा। और कोई अपना कोई विशिष्ट वीडियो आपको, जैसे मतलब कोई हो सकता है कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो वो आप बिल्कुल बता सकते हैं। काफ़ी जल्दी से जल्दी जो है वो आपकी जो है वो किया जाएगा। और कोई समस्या आती है तो आप ग्रुप से जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और समस्या पूछ लिया करो। बाकी और भी कोई आपको कोई लगे कि सजेशन कोई हो आपकी नज़र में देना चाहो तो दे सकते हो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।